हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि क्लास 8 का बच्चों हम लोगों ने जो भूगोल का चैप्टर बच्चों हम लोग स्टार्ट किए हैं उसको हमें कंप्लीट करनी है। तो उसी के बच्चों जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों को भूगोल है सो कंप्लीट पढ़ना है बच्चों, क्लास 8 का झारखंड के बच्चे जितने भी हैं, अदर स्टेट के भी पढ़ सकते हैं बच्चों, लेकिन ये स्पेशली हमारे झारखंड के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोगों को भूगोल है सो कंप्लीट पढ़ने हैं भविष्य में और इसमें बेहतरीन फैसिलिटीज़ वगैरह आएंगे, तो इससे पहले बच्चों आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखने हैं। जैसे बच्चों सब्सक्राइब करके रखने से ये होगा ना, जैसे ही मैं कुछ यहाँ से वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँगी तो ये आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के ज़रिए तुरंत है सो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ अब चलते हैं बच्चों, हम लोग बहुत बात कर लिए हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। अब चलते हैं अपने स्टडी की ओर, जो हम लोगों ने छोड़ा है वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने इससे जो पिछले क्लास था बच्चों, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था मिट्टी के बारे में। ओके, तो मिट्टी कैसे बनता है बच्चों, तो उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो अब हम लोग हैं सो इसके जो आगे टॉपिक है बच्चों उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके आगे टॉपिक हम लोगों ने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था बच्चों, अब उससे हम लोगों को आगे बढ़ना है। क्या कह रहा है, मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित है। बच्चों जो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार क्षरण हो रहा है, किस प्रकार ह्रास हो रहा है मिट्टी का, किस प्रकार कमी हो रहा है, वर्षा अधिक होने के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है और वह बह जाता है और उसमें फसल वगैरह का उत्पादन नहीं होता है। तो फिर बच्चों तो उसी को बचाने के लिए, मिट्टी को बचाने के लिए बच्चों हम लोग क्या क्या विधियां हैं सो अपने प्रयोग में ला सकते हैं ताकि मिट्टी का बचाव हो सके। तो उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो कह रहा है मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ, मतलब जो मिट्टी का कटाव हो रहा है तो उसे हम लोग कैसे बचा सकते हैं। तो बच्चों पहले हमारा जो फर्स्ट आ जाता है यहाँ, ठीक है, जो फर्स्ट हमारा बच्चों यहाँ कारण आ जाता है उसका नेम क्या है, उसका नेम है बच्चों समुच्च रेखीय जुताई। ठीक है, तो बच्चों समुच्च रेखीय जुताई एक ऐसा विधि है जिसके कारण हम लोग मिट्टी का कटाव है सो रोक सकते हैं। तो मैम ये समुच्च रेखीय जुताई होता क्या है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, किस प्रकार इसे बनाया जाता है अपने यूज में लाने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग हम लोग देखते हैं, समुच्च रेखीय जुताई। इस विधि में ढालू स्थानों पर समुच्च रेखाओं पर बांध बनाकर एवं लंबे ढाल को छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेजी से कटाव न करके विभिन्न स्थानों पर समाता है। तो बच्चों इसमें कह रहा है ना, कह रहा है कि जो ढालू स्थान होते हैं, जैसे कि बच्चों कोई पहाड़ वगैरह है, तो पहाड़ वगैरह में तो ये तो हम लोगों के झारखंड में जैसे कि मैदानी है बच्चों जो खेत, तो वैसे तो नहीं ना होते हैं, वहाँ तो पहाड़ रहते हैं। तो पहाड़ों में इस प्रकार की बच्चों समुच्च रेखीय जुताई देखने को हमें मिलता है। तो वहाँ क्यों मिलता है बच्चों, क्योंकि हमें वहाँ ढालू जो मैदान है बच्चों, ढालू जो ज़मीन है सो अधिक वहाँ बहुत है बच्चों, जैसे कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ये सब बहुत ढालू क्षेत्र हैं। तो इसमें समुच्च रेखीय जुताई देखने को हमें सबसे अधिक मिलता है। तो ऐसे कुछ करके रहता है, ठीक है, ऐसे ढालू होता है, इधर ऐसे ऐसे बच्चों यहाँ खेती होता है, फिर यहाँ होता है बच्चों, फिर यहाँ होता है। तो इस प्रकार कर करके होता है, अलग अलग क्षेत्रों को भागों में बांट देना। कह रहा है नहीं रेखा, तो कुछ ऐसे कर दिए जाते हैं, नहीं ऐसे बच्चों, ऐसे मेड़ बना दिया जाता है। ओके, मेड़ बना दिया जाता है और इस यहाँ है सो फसलें हैं सो सारे लगा देते हैं। ठीक है, बनाकर बच्चों है छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, जिसके कारण पानी एक साथ तेज़ी से कटाव न करके विभिन्न स्थानों पर समाता जाता है बच्चों।
क्योंकि ना जब ऐसे हम लोग बनाएंगे ना बच्चों, तो इसमें हम लोग पानी का जब पटावन करेंगे तो ये सीधे इस प्रकार न बहकर, ठीक है, इस प्रकार न बहकर बच्चों इसमें पहले समाएगा अच्छे से। यहाँ फसल लगे हुए बच्चों तो उसमें फिर अच्छे से मिल जाएगा, फिर इसमें आएगा, इसमें आएगा, तो इस प्रकार तो सीधे तो नहीं ना बह जा रहा है ये। जो 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 मेड़ बनाए गए हैं, जो जो बच्चों यहाँ रेखाएं खींची गई हैं बनाने के लिए, तो उसमें ये सब है सो रिश्ते जाएंगे और पानी का जो बहाव है बच्चों सो धीरे हो जाएगा और वहाँ रिस जाएगा, जिसके कारण जो बच्चों मिट्टी का भी कटाव नहीं होगा और पानी भी बर्बाद नहीं होगा। ओके, तो बच्चों ये था हमारा समुच रेखा जुताई। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों हम लोग यहाँ नेक्स्ट पेज में देखते हैं ना कि देखिए यहाँ अब मैं एक दिखा देती हूँ समुच रेखीय जुताई का जो वहाँ का दौरा होता है बच्चों, वहाँ का चित्र जो होता है किस प्रकार दिखता है। तो ये इस प्रकार से देखने को कुछ मिलता है। ओके, तो इस प्रकार जो मेड़ बना के बच्चों अलग अलग भागों में खेती किया जाता है। तो ऐसे ऐसे भी होता है बच्चों, और इस प्रकार भी वहाँ मेड़ बनाकर रेखा बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में काट काट के और किया जाता है। तो ये उदाहरण हो गया बच्चों समुच रेखीय जुताई। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो टॉपिक है बच्चों उसमें है रक्षक मेखलाएँ, जो दूसरा है ना। तो फर्स्ट में बच्चों क्या था, समुच रेखीय जुताई। ओके, तो फर्स्ट में था समुच रेखीय जुताई और सेकंड में हमें पढ़ना है रक्षक मेखलाएँ। बच्चों ये रक्षक मेखलाएँ भी ना एक पानी को रोकने का और मिट्टी का कटाव कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो वो किस प्रकार होता है वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ कहता है तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ओके बच्चों, इसके द्वारा मरुस्थलीकरण के विस्तार पर भी रोक लग सकती है बच्चों। तो ये बच्चों पहले हम लोग समझते हैं तटीय प्रदेश, ठीक है, और फिर उसके बाद समझते हैं शुष्क प्रदेश। तो बच्चों तटीय प्रदेश है ना, जो तटीय प्रदेश है बच्चों आप लोगों को वीडियो है ना सब पूरा फुल देखना है ताकि सब कॉन्सेप्ट आपके पास हो जाए। ओके, और समझने में बच्चों कोई दिक्कत ना हो जाए। अभी तो वीडियो है जो देर से आ रहे हैं बच्चों और लेंदी भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को बच्चों एक दिन में नहीं होने सकेगा, 2 दिन में ना हो जाएगा ना यार। तो आप लोगों को बच्चों थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा वीडियो कंप्लीट देखने हैं। ओके, ताकि बच्चों आप लोगों को कोई ये नहीं कि बच्चों बाउंस हो जाए अपने दिमाग से। ठीक है, तो सारा वीडियो बच्चों कंप्लीट देखने हैं आप लोगों को। तो आइए हम लोग आते हैं फिर टॉपिक में बच्चों। तो तटीय प्रदेश किसको बोलते हैं बच्चों, तो तटीय प्रदेश उसको हम लोग बोलते हैं जो महासागरों के किनारे पाए जाते हैं। ठीक है, जो महासागर बच्चों जो महासागर होता है उसके एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ कोई महासागर है, यहाँ बच्चों हम लोग बनाते हैं महासागर। भाई बन जा, अच्छे से बन जाना। ये वही उफान करती करती सब महासागरें हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई पानी भरा हुआ है यहाँ, ये इसका तटीय क्षेत्र है। और यहाँ बच्चों जितने भी घर है ना, मैं घर कैसे बनाऊँ यार, मान लो यहाँ घर है, ठीक है, मान लो बच्चों ये घर है, ये यहाँ दरवाज़ा लगा देते हैं भाई, मान लो ये कि घर है। तो बच्चों यहाँ घर है, एक यहाँ है सो खेत है, सो बहुत बड़ा सा एरिया में फैला हुआ है। तो बच्चों जो यहाँ से है ना जो तूफ़ानी जो ये हो जाएगा सो तटीय जो प्रदेश होते हैं बच्चों, ये सब यहाँ हो जाएगा तटीय प्रदेश। ठीक है, ये सब तटीय प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप लोग को मन में एक प्रश्न उठता होगा बच्चों कि ये तटीय प्रदेश में भाई हवा कैसे चलेगा। तो बच्चों यहाँ तटीय प्रदेश में इस प्रकार हवा चलता है ना कि जब यहाँ से तूफ़ानें उठती है ना, तूफ़ानें जब यहाँ से उठती हैं तो
तो वैसा वैसे बहुत हवा हवा के साथ उठता है, जिसके कारण भाई वहाँ पवन बहुत तेज़ चलते हैं और वहाँ की मिट्टियाँ है ना सब उड़ा के ले जाते हैं, जिसके कारण वहाँ मिट्टी का बहुत अधिक है सो अपरदन होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने चित्र से अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं बच्चों शुष्क प्रदेश। तो बच्चों शुष्क प्रदेश एक यहाँ मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल भाई, ये एरिया मरुस्थल है। तो शुष्क प्रदेश भाई जहाँ बहुत गर्म जगह होता है, तो वहाँ गर्म बहुत होता है, जिसके कारण हवाएं भी बहुत तेज़ गति से चलती हैं, जिसके कारण बच्चों वहाँ का मिट्टी है ना सब बहुत अपरदित होता है, बहुत कटाव होता है, बहुत उड़ा के ले जाता है, जिसके कारण है सो जो खेत का ऊपर वाला होता है ना वो सबको उड़ा के ले जाता है। क्या उसमें खेती होगा? नहीं ना। तो उसी के बचाव के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रक्षक मेखलाएँ बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वृक्ष है ना सो कतारों में लगाते हैं। ठीक है, जो वृक्ष है सो कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मृदा का जो भाई मिट्टी का जो ऊपरी परत है जिसमें हम लोग अपना बीज बोते हैं बच्चों और फसल उत्पादन करते हैं, तो उसको हम लोग बचा सकें। ठीक है, आगे कहता है बच्चों इसके द्वारा मरुस्थलीकरण के विस्तार पर भी रोक लग सकता है। मरुस्थलीकरण बच्चों जहाँ सिर्फ बालू का ही ढेर हो। ओके, तो अगर हम लोग वृक्ष लगाएंगे ना मरुस्थल बनने से भी हम लोग उसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है बच्चों, रक्षक मेखलाएँ देखिए यहाँ कतारे में लगाए गए हैं ना इस प्रकार से पेड़, और बीच में यहाँ हम खेती यहाँ किया जाता है, फसल लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से भाई दे दिया गया है पूरा चित्र बच्चों, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में, फसल आवर्तन। भाई ये फसल आवर्तन होता क्या है देखते हैं भाई। भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के क्रमिक उत्पादन द्वारा मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखा जा सकता है। ठीक है बच्चों ना एक भूमि का एक ऐसा टुकड़ा ना जिसमें मान लो कि ये भूमि है। ठीक है, तो एक तरफ बच्चों हम लोग आलू लगा दिए, एक तरफ मक्का लगा दिए बच्चों, एक तरफ हम लोग चना लगा दिए। तो ऐसे एक ही भूमि पर अलग अलग फसलों का उत्पादन करने से बच्चों, या फिर बच्चों इस प्रकार भी हो सकता है कि ना एक बार है सो हम लोग इसमें मक्का लगा दिए पूरा खेत में ही, एक बार आलू लगा दिए, उसके बाद सरसों भी लगा दिए। ऐसे भी हो सकता है क्रमिक उत्पादन द्वारा। ठीक है, क्रम से हम लोग सब है सो बार बार इसमें विभिन्न प्रकार के फसलें उत्पादन करते हैं। ठीक है, जैसे कि धान बच्चों अथवा गेहूं के बाद दलहन अथवा चारे की फसल भी उगाई जा सकती है। ठीक है, धान अथवा गेहूं द्वारा मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। बच्चों जो धान है ना और गेहूं, इसके द्वारा ना नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, जो उसके जड़ें हैं सो नीचे जाते हैं ना, उसके द्वारा है सो नाइट्रोजन का अवशोषण होता है, नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। ओके, आगे कहता है जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है। बच्चों जो हमारा गेहूं है या फिर धान है, तो उसके द्वारा ना बहुत अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का ग्रहण किया जाता है, जबकि दलहन अथवा चारों की फसलें की जड़ में गांठ होती है। गांठ में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर मिट्टी में स्थिर करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहती है। तो बच्चों यहाँ फसल आवर्तन में मेन कहा गया है कि अगर कोई भूमि का टुकड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्रमिक मतलब बार बार कोई बदल कर उसमें फसल हम लोग उगा सकते हैं, जिसके कारण मिट्टी है सो अच्छा से वहाँ बना रहेगा और उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं बच्चों तो वो भी बना रहेगा। लेकिन एक यहाँ कहा गया है ना, एक धान या फिर गेहूँ जैसे बच्चों जो मोटे अनाज होते हैं, अगर वो सब का हम लोग उत्पादन करते हैं ना, तो वो सब है सो बहुत अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों का
ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वहाँ मिट्टी का पोषक तत्वों में कमी आती है। लेकिन उसके जगह अगर हम लोग दलहन पौधे लगाएंगे, दाल वाले पौधे बच्चों, ये फसल होते हैं जो बच्चों, ये क्या होता है, जो बच्चों क्या होता है, मेरे दिमाग से एकदम से उड़ गया बच्चों, याद करती हूँ। हाँ बच्चों, जो चारे की फसल है ना, चारे की फसल या फिर दलहन जो होते हैं, अगर वो सब है सो वहाँ गेहूँ या धान के बाद अगर लगा दें ना, तो फिर से वहाँ पोषक तत्व है सो उसमें बरकरार हो जाते हैं हमारे मिट्टी में। ओके, तो इसके जो इतना बताने का जो मेन मोटिव था बच्चों, वो फसल आवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो चौथा कारण है बच्चों, वो क्या कहता है, तो वो हमारा कहता है नियंत्रण पशुचारण। ओके, तो भाई नियंत्रण पशुचारण होता है तो क्या होता है, तो बच्चों नियंत्रण पशुचारण के अंतर्गत, बच्चों नियंत्रण पशुचारण है ना, जो हमारे बच्चों जो हमारे वीडियोस जो रोज़ देखते हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगा। नियंत्रित जो पशुचारण अगर हम लोग करेंगे तो मिट्टी को किस प्रकार जो बच्चों इसको हम लोग बचा सकते हैं, क्योंकि ये है ना, सो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ भी मैं बताती हूँ बच्चों, इसीलिए बच्चों आप लोगों को हर एक वीडियो आता है, हर एक वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो नियंत्रित पशुचारण बच्चों, नियंत्रित पशुचारण के अंतर्गत हो जाएगा ना, अगर हम लोग जैसे कि बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं बच्चों, और उसमें हम लोग खुले आम लेके गाय बकरियों को चराते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ के जो छोटे छोटे घास होते हैं बच्चों, उसको जड़ से उखाड़ देते हैं खाने के चक्कर में हमारे पशु, जिसके कारण वहाँ मिट्टी भी उखड़ जाती है। अगर वर्षा वगैरह आता है तो भाई उसमें अपना रास्ता बना लेता है और फिर वहाँ की मिट्टियाँ भी वहाँ से बहा कर ले जाता है। ठीक है, तो ये होता है भाई इसके कारण। यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत पशुओं के चराने के लिए कुछ निश्चित बच्चों क्षेत्र कर देने चाहिए। ठीक है, इस तरीके को अपनाने से घास की वृद्धि होती रहती है तथा साथ ही साथ मृदा क्षरण में भी रुकावट आती है। यहाँ बच्चों कहा गया है कि हम लोग ये इस प्रकार खुलेआम छोड़ देते हैं, खुलेआम ना छोड़ के अगर हम लोग एक क्षेत्र है सुनिश्चित करते हैं अपने पशुओं के लिए, तो वहाँ घास वगैरह पनपने में बच्चों अपना टाइम लेगा और अच्छे से पनप भी जाएगा। तो इस प्रकार ऐसा मिट्टी का हम लोग क्षरण होने से रोक सकते हैं, मिट्टी का हम लोग बचाव कर सकते हैं बच्चों। आगे कहता है झारखंड में मृदा अपरदन। ठीक है, तो झारखंड में मृदा अपरदन किस प्रकार हो रहा है। ओके बच्चों, तो झारखंड में मृदा अपरदन भाई किस प्रकार हो रहा है उसके बारे में हम बच्चों देखते हैं। पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ मृदा अपरदन किस प्रकार हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला था ना कि इस तरह बच्चों मिट्टियाँ बहाकर ले जाता है। इससे तो बच्चों ये ऊपरी जो परत है बच्चों, ये सब तो यहाँ से ले जा रहा है ना, तो अगर ये सब ले जाएगा तो इसी में तो हमारे बीज रहते हैं, उसमें उसका कोई पोषक तत्व ही नहीं मिलेगा, फिर पनपेगा कैसे बच्चों, और हमारा फसल किस प्रकार होगा। तो इसको बचाओ भाई, बहुत बहुत अधिक मतलब हम लोगों को अपने आप में भाई समझदारी लाना होगा और इसको बचाने का प्रयास करना होगा। ओके, तो क्या क्या करने चाहिए वो पिछले लेक्चर में भी हम बहुत बताए हैं बच्चों आप लोगों को, और अभी आगे लेक्चर में भी बताएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को फ़िलहाल यहाँ पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है बच्चों, झारखंड में मृदा अपरदन के बारे में। अपने झारखंड के भाई मृदा किस प्रकार अपरदित हो रहा है। ठीक है, कह रहा है झारखंड में मृदा अपरदन एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व जब पहली वर्षा होती है तब किसान खेत की जुताई करता है। उसके बाद कुछ दिनों तक वर्षा नहीं पड़ने के कारण जुताई किया गया खेत सूख जाता है। उस समय तेज हवाएं चलती हैं तो मिट्टी को उड़ाकर ले जाता है। बच्चों यहाँ आप लोग अक्सर सब गांव से ही तो होंगे ना, तो आप लोग देखते होंगे कि अभी ना मई आया है, तो
जून बच्चों, जून से पहले ही या फिर अभी भी ये गांव में है सो जुताई है ना सो करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अभी तो वर्षा भी हो रहा है, जिसके कारण वहाँ जुताई भी शुरू कर देते हैं बच्चों। लेकिन इसके बाद बच्चों जब पानी नहीं गिरने लगता है, जब वर्षा नहीं होने लगता है बच्चों, तो वहाँ की जो जुताई किया गया है वो सूख जाता है, जिसके कारण जो तेज़ हवाएं चलती है, मिट्टी का बच्चों जो ऊपरी का परत होता है ना वो सब उड़ा के ले जाता है। ठीक है, तो यही यहाँ कहा गया है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या बातें हैं सो लिखी गई हैं। यहाँ कहता है बच्चों हमारा कि जब भारी वर्षा होती है, ओके, जब भारी वर्षा होती है तब पानी के साथ बहुत सारी मिट्टी बहकर बच्चों चली जाती है। इस तरह से झारखंड में मृदा का अत्यधिक अपरदन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अपरदन जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतह बहकर हट जाती है, चादरी अपरदन होता है बच्चों। तो चादरी अपरदन, ओके, जो बच्चों चादरी अपरदन है ना, चादरी अपरदन बच्चों, तो चादरी अपरदन हम लोग उसको बोलेंगे बच्चों जो हम लोग फर्स्ट बार में वर्षा होता है बच्चों तो हम लोग जुताई करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वर्षा नहीं होता है, तो फिर जो जुताई किया गया है बच्चों वो पूरे तरीके से सूख जाता है। और फिर अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो मृदा का जो ऊपरी बच्चों परत होता है वो उड़ाकर ले जाता है, तो बच्चों उड़ाकर ले जाता है, जिसके कारण मृदा का बच्चों बहुत अत्यधिक मात्रा में अपरदन होता है। उसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे चादरी अपरदन। ठीक है, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चादरी अपरदन एक गंभीर समस्या है बच्चों। तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में जल का वेग अधिक होने से तीव्र कटाव होता है, इससे अवनालिका अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है बच्चों। तो ये बच्चों ये सब तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया ना, क्योंकि ये आप लोगों के घर के आसपास की ही समस्याएं आपको बता रहा है। तो इससे बचना है किस प्रकार बच्चों, वो तो मैं आप लोगों को जो पिछले जो लेक्चर है बच्चों उसमें तो मैंने बता दिया है। तो भाई आप लोगों के भी मिट्टी भी उड़ते होंगे आप लोगों के खेत के, तो आपको किस प्रकार बचाना है वो आप लोग समझ चुके हैं। इसलिए पेड़ों को ज़्यादा काटिए मत, ज़्यादा है सो ये घास है सो बच्चों उसमें खुलेआम जानवरों को मत चरने दीजिए जो, और बच्चों इस तरह जंगलों में मत घुसने दीजिए पशुओं को, क्योंकि वहाँ जो छोटे छोटे कोपले होते हैं बच्चों उसको खा जाते हैं, जिसके कारण वो पनपने नहीं सकते हैं। ठीक है, और फिर वन का विकास भी नहीं होता है, जंगलों का विकास भी नहीं होता है, धीरे धीरे जंगल भी गायब हो रहे हैं बच्चों। आप लोग ही हैं छोटे छोटे, तो आप लोग ही अभी से ही ध्यान देंगे तो शायद आगे भाई भविष्य हम लोगों का संवर सकता है। वही चलते हैं आगे अपने टॉपिक में। हमारा आगे टॉपिक है बच्चों जल। बच्चों इससे पहले ना मैं ये जो आप लोगों को बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ। लिखा हुआ है भाई, मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए और दिखना भी चाहिए। ओके, दिख रहा है बच्चों, विजिबल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं जल के बारे में पढ़ने के लिए। बच्चों क्या आप लोग जानते हैं जल भाई हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम लोग रोजाना यूज करते हैं बच्चों, तो जल का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? जल बच्चों आप लोग सोचिए कि हम लोग जल का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और ये कितनी आवश्यकता है हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए, उसको भी नोट कीजिएगा। ओके, अब पढ़ते हैं, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं हमारी पृथ्वी में भाई कितना जल है उसके बारे में देखते हैं। हेडिंग दिया गया है जल, वाटर। जल एक बहुमूल्य नवीकरणीय संसाधन है और देश के सामाजिक आर्थिक विकास का मूल आधार है बच्चों। मनुष्य भोजन के बिना 1 महीने तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना 1 सप्ताह से अधिक जीवित नहीं रह सकता है।
मानव को जीवित रहने के लिए वायु के बाद दूसरा स्थान जल का ही है बच्चों। जो जल है ना, वो हमारे सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण मूल आधार है। बच्चों, हम लोग भोजन के बिना 1 माह तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम लोग 1 सप्ताह भी नहीं रह सकते बच्चों। वायु है ना, हवा है, श्वास लेते हैं, तो उसके बाद है सो जस्ट ही हमारा आता है जल ही उसके दूसरे स्थान में। ठीक है, आगे कहता है बच्चों, पृथ्वी के भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। बच्चों, हमारे पृथ्वी को जल ग्रह क्यों कहा जाता है? जल ग्रह बच्चों हमारे पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है ना, उसका भूपृष्ठ, उसका मिट्टी, उसका भूमि भाई कितना 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है बच्चों, 3/4। ठीक है, आगे देखते हैं। लगभग 3.5 बच्चों अरब वर्ष पहले महासागरों का जो जीवन है ना बच्चों, वो महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। तो कोई पूछेगा भाई अब आप लोग तो बड़े हो रहे हैं, आप लोगों को जनरल नॉलेज भी आना चाहिए यार। तो कोई पूछेगा कि मनुष्य का यानी कि जीवन का प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए महासागर। ठीक है, आगे कहता है महासागरों का जल लवणीय है बच्चों। लवणीय उसको बोलते हैं जिसमें नमक की मात्रा अधिक होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है बच्चों। जो लवणीय होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा, जो खारा होता है, वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं बच्चों, हम उसे नहीं पी सकते हैं। ठीक है, अलवणीय बच्चों जिसमें मीठा जल होता है, जो हमें चापानल से या फिर कुआं से प्राप्त होता है, वो सब होता है। जैसे लवणीय जल जिसमें नमक की मात्रा नहीं पाया जाता है और मिठास उसमें होता है। ठीक है, उसको अलवणीय बोलते हैं। मीठा जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का केवल 2.7% है बच्चों। जो बच्चों मीठा जल है ना, वो पृथ्वी का लगभग बस 2.7 कितना है, 2.7% ही है बच्चों मीठा जल, उसमें भी बंटा हुआ है बच्चों। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ऊंचे प्रदेशीय क्षेत्रों में पाया जाता है बच्चों। यहाँ ना 2.7 ना उसमें 100% में निकाला गया है। ठीक है, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। तो बच्चों यहाँ लगभग 70% भाग है सो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है बच्चों। अपनी स्थिति के कारण इसका मनुष्य जो मनुष्य है इसका बहुत कम उपयोग कर पाता है। इस तरह केवल 1% अलवणीय जल उपलब्ध है बच्चों, जो हम लोग पीते हैं। ठीक है, और वह मानव उपयोग के लिए सुलभ है। यह भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में बच्चों पाया जाता है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी की सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है बच्चों। यह वाष्पीकरण, वर्षण और जल वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः बच्चों महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है, जिसे बच्चों हम लोग जल चक्र कहते हैं। ठीक है, जल चक्र बच्चों, जल चक्र हम लोग किसको बोलते हैं? तो जल चक्र भाई वर्षा, जैसे कि बच्चों यहाँ ये है ना, वर्षा हुआ, यहाँ सींचा बच्चों, यहाँ मतलब सींचा, इसके बच्चों महासागर में फिर गया बच्चों नदियों के द्वारा, और उसके बाद जो वाष्प बन के बच्चों फिर उड़ जाता है। ठीक है, और फिर जो यहाँ बादल बनता है बच्चों, और फिर जो यहाँ वर्षा होता है ना, इसको बोलते हैं जल चक्र। ठीक है, आई होप बच्चों जल के बारे में आप लोगों को नए नए टिप्स मिले होंगे पढ़ने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि हम लोग अपने जीवन में मनुष्य है सो जो लवणीय जल होता है उसका उपयोग है सो हम लोग कितना प्रतिशत कर पाते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कौन कौन बच्चे अच्छे से ध्यान से सुने होंगे और यहाँ तक टिके हुए हैं और सही आंसर दे पाते हैं। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। जल उपलब्धता की समस्याएं। भाई जल जो बच्चों उपलब्ध है उसकी समस्याएं किस प्रकार हो रही है? कह रहा है यहाँ
जल एक चक्रीय एवं नवीकरणीय संसाधन है। इसे बच्चों हम लोगों ने चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाया था। जल एक चक्रीय एवं बच्चों नवीकरणीय संसाधन है। इसकी आपूर्ति की एक निश्चित सीमा है। पृथ्वी पर जल आज भी उतना ही जितना कि 2000 वर्ष पहले बच्चों था, परंतु पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में वृद्धि, कृषि के विकास तथा सिंचाई के विस्तार, औद्योगिकरण, नगरीकरण से जल की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई बच्चों। इसके परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति की उपलब्धता में बहुत कमी आई है। मतलब यहाँ कह रहा है बच्चों कि ना जल एक चक्रीय और नवीकरणीय संसाधन है। चक्रीय मतलब जिसे हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं, नवीकरणीय मतलब ही उसको बार बार उपयोग में बच्चों हम लोग ला सकते हैं। बच्चों इसकी जो आपूर्ति है ना वो निश्चित सीमा तक होता है, ठीक है। पृथ्वी में बच्चों आज भी उतना ही जल उपलब्ध है ना जितना कि पहले था, लेकिन बच्चों अभी के कुछ दशकों में ना जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुआ है। जनसंख्या देखिए बच्चों, भारत का ही जनसंख्या कितना बढ़ गया है ना, तो जनसंख्या में बच्चों बहुत वृद्धि हुआ है, ठीक है। जनसंख्या में बच्चों बहुत वृद्धि हुआ है, जिसके कारण यहाँ जो पानी का है ना वो बहुत हो गया है बच्चों, बट बहुत कमी हो गया है। इसके बच्चों जनसंख्या बढ़ा है तो कृषि के लिए भी पानी चाहिए ना, कृषि में भी विकास हुआ है बच्चों, तो उसके लिए भी पानी का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है बच्चों। तो भाई कुछ तो आएगा, कमी तो आएगा ना। तो बच्चों इस प्रकार जल की उपलब्धता की समस्या हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब कुछ कह रहा है यहाँ, जल का हम लोग उपयोग भाई किस प्रकार करते हैं। तो बच्चों जल का उपयोग हम लोग किस प्रकार करते हैं भाई, आप लोग तो रोज़ाना कर रहे हैं, लेकिन ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों अपने जो जीवनचर्या में बच्चों पैसा कमाने के लिए, अमाउंट रखने के लिए भाई कि जल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम लोग को देखना है। तो बच्चों ऐसा मैं करती हूँ कि वीडियो तो लेंथी हो रहा है, इसलिए इतना ही आज काम करते हैं कि आज तक हम लोग यहीं तक स्टॉप हो जाते हैं, ओके। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ तक जो बच्चे टिके होंगे उन लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो अगर बच्चों आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में, अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ओके। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।